बार बार हम कहते थे कि सत्य की जीत होगी, आज सत्य की जीत हुई है। देख लीजिए, आपको दिख ही जाएगा, इसका जवाब तो आपको दिख रहा होगा। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। देखिए, सत्य की जीत हुई है, आज सत्य जीता है। कुत्ता बता रहा है, एक एक साजिश का बदला लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जेल भी न्यायालय के निर्णय से गए थे और बाहर जब भी आएंगे तो न्यायालय के निर्णय से आएंगे। जेल से निकलने से पहले जश्न की तैयारी थी, लेकिन हो गया खेल। चोरी और बेईमानी और भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने किया है। सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया हाई कोर्ट। कल जब एक कोर्ट उनको बेल देती है तो ये लिखते हैं सत्यमेव जयते हैं, और आज अगर एक कोर्ट स्टे दे रही है तो इनको कानून बुरा लग रहा है। चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सब ढाए जा चुके हैं। चाहे वो स्पीकर का इंस्टीट्यूशन हो, एक जुडिशरी है जिसके ऊपर लोगों को भरोसा है। ढोल नगाड़े बजते बजते रुक गए, हंसते चेहरे मुरझा गए, आपके नेताओं के सुर बदल गए, और तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के अरमा भी फैसले सुरक्षित रखने वाली फाइल के नीचे कुछ वक्त के लिए दब गए। कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर, केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। अरविंद केजरीवाल इसी अंदाज में, ऐसे ही तेवर और कार्यकर्ताओं के बीच से इसी जोश के साथ जेल से बाहर आने की तैयारी में थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मेन ग्राउंड जो है कि ऑर्डर इज परवर्स, रेलेवेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, irrelevant material is considered, that the main ground. This is the crux of the matter. आम आदमी पार्टी इसे साजिश बता रही है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के अप्रोच पर सवाल उठाया है और इसी बहाने बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया है। तो बीजेपी कह रही है कि कोर्ट ने जेल भेजा है तो आगे का फैसला वही करेगी। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। और चोरी और बेईमानी और भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने किया है। भ्रष्टाचारी के साथ जो होना चाहिए वो हो रहा है। ये तो बेल को भी मानते हैं कि हमारी आरोप से ही बरी हो गए हम। अगर उन्होंने स्टे लगाया, इसका मतलब कि कहीं न कहीं निचली अदालत के फैसले में कमी रह गई होगी। केंद्र की मोदी सरकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लड़ाई की कहानी भले ही पुरानी है, लेकिन ईडी की कार्रवाई से वक्त वक्त पर जख्म हरे हो जाते हैं। इस बार ईडी ने बड़ा झटका दिया है, जिसकी उम्मीद शायद केजरीवाल और उनकी टीम को नहीं थी। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। जो ट्रायल कोर्ट ने बेल का ऑर्डर दिया 24 पन्नों का, वो बहुत ही जो है कहा जा सकता है कि ईडी के पूरे केस को वो ध्वस्त करता है। पीएमएलए के मामले में बेल का मतलब ये है कि कोर्ट इस बात को देख के आश्वस्त हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने कोई दोषपूर्ण काम नहीं किया, वो दोषी नहीं है। दूसरा कोर्ट ने कहा कि जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि 40 करोड़ रुपए गोवा में खर्च हुए, उसका कोई सबूत ईडी नहीं दिखा पाई है। पानी संकट के मुद्दे पर घिरी आम आदमी पार्टी की सरकार कई दिनों से किसी राहत की राह देख रही थी। दिल्ली के कई इलाकों से आई पानी की किल्लत की तस्वीरें केजरीवाल मॉडल पर सवाल उठा रही थी। बीजेपी ने इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेर लिया था। इसी बीच 20 जून शाम 7:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। जो उनका जमानत देने का मुख्य पक्ष था कि उन्होंने ऐसा होल्ड किया कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। दूसरी तरफ जो सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू जो अपीयर हो रहे थे, उनका जो मेन ग्रीवांसेस था, जो सेक्शन 45 पीएमएल एक्ट में होता है, कि वो उनको पूरी तरह से सुना नहीं गया। सारे जो साक्ष्य हैं, सारे जो एविडेंस हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट हुए हैं, जो मटेरियल रिकवरी से रिलेटेड है, उन सारी बातों को
जज साहब ने ध्यान से नहीं देखा और उनको पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। केजरीवाल को बेल मिलते ही पानी के मुद्दे पर घिरी दिल्ली की सरकार में जान आ गई। एक ओर केजरीवाल के जेल से निकलने के बाद जश्न की तैयारियां शुरू हो गईं, तो दूसरी ओर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनशन के एजेंडे पर काम करने लगी। लेकिन 21 जून को खेल बदल गया। जेल से निकलने के बाद जश्न की तैयारी का प्लान फेल हो गया। राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली बेल के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट चली गई। केजरीवाल के वकील हाईकोर्ट में ईडी के रवैये पर सवाल उठाते रहे। एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कोर्ट में कहा, ऐसी क्या जल्दी थी कि ईडी वेकेशन के दौरान भी जमानत पर रोक लगवाने हाईकोर्ट चली आई। इस पर सरकार की तरफ से एसवी राजू ने कहा, पीएमएल के सेक्शन 45 में जरूरी शर्त है कि कोर्ट जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील को अपनी दलील रखने का पूरा मौका देगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। हमें जमानत का विरोध करने का पूरा मौका निचली अदालत ने नहीं दिया। एएसजी राजू ने यह भी कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों का अध्ययन किया होता तो पता चल जाता कि तारीख गलत है। अदालत ने विरोधी पक्ष के गलत बयानों पर भरोसा किया। हमने समय बताते हुए एक रिपोर्ट दायर की थी, कोर्ट ने उस पर विचार नहीं किया। एएसजी राजू ने 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप को फिर से दोहराया। कोर्ट ने इस दलील का संज्ञान लिया और जमानत पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। सेक्शन 45 में जो सबसे बड़ा कंडीशन है वो यही है कि आपको प्रोसिक्यूशन को सफिशिएंट टाइम देना पड़ता है टू बी हर्ड। ये नॉर्मल केसेस से जो सीआरपीसी के जो नॉर्मल बेल के प्रोसीजर हैं उनसे थोड़ा ये अलग पीएमएलए का केस होता है। इसमें कभी भी बेल लेने के लिए आपको प्रोसिक्यूशन को पूरा टाइम देना पड़ता है और उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जो आपके खिलाफ जो एविडेंस हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठे हुए हैं उनको वो दिखा सके। इसी कंडीशन की वजह से ही आम आदमी को पीएमएलए के केसेस में बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। 21 जून लंच के बाद दोपहर 2:15 पर फिर से सुनवाई शुरू हुई। एएसजी राजू ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि निचली कोर्ट के आदेश में कहा गया है ईडी प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। मंगुटा रेड्डी का बयान है, आप मेरे खिलाफ फैसला दें लेकिन आदेश में गलत तथ्य को ना शामिल करें। हमारे पास शराब नीति मामले में उस आदमी का बयान है जिसने कहा है कि हमने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन कोर्ट ये कह रही है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ईडी पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। हर तर्क में पूरी तरह पक्षपात दिखता है। निचली अदालत में यह मामला 5 घंटे तक चला। एएसजी राजू ने करीब 3 घंटे 45 मिनट का समय लिया और फिर ट्रायल जज पर दोष लगाया, क्योंकि उन्होंने हर कॉमा और फुल स्टॉप को दोहराया नहीं। सिंघवी ने आरोप लगाया कि ईडी कानून को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। जमानत मंजूर करना और जमानत रद्द करना 2 अलग अलग चीजें हैं। निचली अदालत में पीएमएलए की धारा 45 पर सही विचार किया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 45 जमानत पर रोक नहीं लगाती है। सीएम केजरीवाल के जो काउंसिल हैं उनका मेन आर्गुमेंट है कि कोर्ट ने सारे तथ्यों को देख करके बेल दिया है। उधर जो ईडी है, ईडी का कहना है कि सेम मैटर, सेम सब्जेक्ट मैटर बिटवीन द सेम पार्टी अभी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन पेंडिंग है। और दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल के जो लॉयर हैं उनका कहना है कि वो मैटर अलग है, उसका इससे कोई रिलेटेड नहीं है। वो उस मैटर में क्वेश्चन ऑफ अरेस्ट पेंडिंग है, बेल का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो लेट अस होप फॉर द ऑर्डर कि क्या ऑर्डर होता है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 21 जून के दिन केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कोर्ट ने सोमवार को लिखित दलील देने को कहा है। इसका मतलब साफ है, हाईकोर्ट का फैसला मंगलवार या बुधवार को आ सकता है और तब तक केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। जहां तक केजरीवाल की मुसीबतों का सवाल था, वो मुसीबतों में तो हैं ही अभी, तो बढ़ना घटना तो कुछ नहीं कह सकते। ऐसा तो है नहीं कि नई एकदम से मुसीबत आई है। ये जरूर मुसीबत आ गई है कि जहां उनको सेशन कोर्ट से स्पेशल वेकेशन पे जहां जमानत मिल गई थी, अब वो हाई कोर्ट ने रोक दी है। तो ठीक है, अभी नहीं हुई है तो फिर अब उनको इंतजार करना पड़ेगा, नए सिरे से मशक्कत करनी पड़ेगी। अभिषेक मनु सिंघवी को फिर काम पे लगना पड़ेगा, कोई नए तर्क ढूंढने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पहली बार कई गंभीर आरोपों के बीच फंसी हुई है। शराब घोटाले के अलावा निजी प्रयोगशालाओं को लाभ पहुंचाने, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी डायग्नोस्टिक,
नकली और गैर मानक दवाओं की खरीद और आपूर्ति, दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ी की जांच और अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के निर्माण में नियमों के उल्लंघन सहित कई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई कर रही है। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि शराब नीति में एक बड़ा घोटाला हुआ है। खुद न्यायालय कई बार इस बात को कह चुका है कि अरविंद केजरीवाल का इसमें भूमिका है। अरविंद केजरीवाल पूरे शराब नीति घोटाले के सूत्रधार हैं। तो जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और न्यायालय ने निर्णय देना है। इस देश में न्याय है और जो लोग लॉ अबाइडिंग हैं वो कोर्ट के हर निर्णय का सम्मान करेंगे। आम आदमी पार्टी को भी करना चाहिए। हमें कोर्ट पे भरोसा है, उन लोगों को भी कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए और जांच एजेंसियां जो कर रही हैं उनके पास जो भी पुख्ता सबूत है, उसके खिलाफ अगर बेगुनाही का सबूत है तो उनको देना चाहिए। इन मामलों में आम आदमी पार्टी से जुड़े जितने नेताओं के नाम आए उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल भेजे गए। उनमें सिर्फ संजय सिंह बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया अभी जेल में हैं। संजय सिंह उस बाधा से पार आ गए हैं, मनीष अभी बाधा में पार नहीं आए हैं। मनीष के पास सीधे विभाग होने के कारण ये ऐसी दिक्कतें हैं जो मनीष जिसमें सीधे फंसते हुए नज़र आते हैं। अगर आप तर्कों पे जाएंगे तो बड़ी बातें होंगी। एक तर्क ये है कि सेशन जज जो है वेकेशन का, वो जमानत या आपको जमानत नहीं दे सकता, जबकि मामला चार्जशीट जो है किसी और कोर्ट में चल रही हो। ये तर्क, दोनों ही तर्क जो होते हैं मनीष पे भी साबित होते हैं। इसी तरीके से जो सेक्शन 10 CPC होता है उसमें भी पावर जो है वो अर्जेंट मैटर की नहीं होती है, तो ये जो स्पेशल जज हैं वो नहीं कर सकते। तो वो बात मनीष के साथ भी उतनी रहेगी जितनी केजरीवाल के साथ रहेगी। केजरीवाल का जेल जाना हो या बाहर आना, हर मौके को इवेंट बना देते हैं। लोअर कोर्ट में बेल के जरिए खुद के कद को बड़ा और अपनी इमेज को पाक साफ करना चाहते थे, क्योंकि इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। आम आदमी पार्टी के लिए महाराष्ट्र और झारखंड उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हरियाणा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन के बाद भी दिल्ली की हार और पंजाब में कमजोर प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी उबरना चाहती है और मजबूती के साथ अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में आगे की रणनीति अब केजरीवाल जी के लिए इसलिए आसान नहीं होगी क्योंकि वो जहां बढ़ रहे हैं वहां वो कांग्रेस को कहना चाहिए कि खराब खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए अब आगे की रणनीति तय करने से पहले ये तय करना पड़ेगा कि भविष्य में कांग्रेस के साथ चलेंगे या कांग्रेस से दूरी बना के चलेंगे। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो का नुकसान कांग्रेस का ही होगा। जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन अगर चौतरफा मुकाबला वहां होगा तो जाहिर है कि कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी तो वहां किसी अभी गिनती में है ही नहीं। अब आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि दिल्ली से सबक लेते हुए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी। और केजरीवाल भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव का गठबंधन लोकसभा चुनाव के साथ खत्म हो गया है। विधानसभा चुनाव का गठबंधन करने को लेकर उन्होंने भी कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के नेता केजरीवाल की फिक्र करते थे। उन्हीं के बहाने मोदी सरकार पर तानाशाह होने के आरोप लगाते थे, लेकिन परिणाम आने के बाद से इंडिया गठबंधन के नेताओं का व्यवहार केजरीवाल के लिए कुछ खास नहीं है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने एक प्रयोग किया था और आम आदमी पार्टी का ये प्रयोग इसलिए भी था कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता मंत्री जो तमाम तरह के भ्रष्टाचारों के आरोपों से घिरे हैं, कुछ जेल में बंद हैं, उनको कम से कम एक आवाज़ मिल जाए कि उनके ऊपर कांग्रेस और जो सहयोगी दल है वो हल्ला ना बोले। लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि कांग्रेस भी अब केजरीवाल के खिलाफ धीरे धीरे मोर्चा खोल सकती है और इसकी शुरुआत भी लगभग होगी। इंडिया गठबंधन में उन्हीं दलों को तवज्जो दिया जाता है जिन दलों के पास अपना वोट होता है। जैसे उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, उनके पास अपना वोट है। अखिलेश जी को देखिए, उनका अपना वोट है। तेजस्वी का अपना वोट है। हेमंत सोरेन का अपना वोट है। तो इंडिया गठबंधन में जो भी क्षेत्रीय दल वोट की दृष्टि से ताकतवर हैं वो सब एक तरफ एक साथ हो गए हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को किनारे किया जा रहा है।
सड़क से सत्ता तक पहुंचने का अरविंद केजरीवाल का वो सफर बहुत दिलचस्प रहा। आम आदमी पार्टी बनाने के पहले अरविंद केजरीवाल जब खुद एक आम आदमी थे, तब भी उनका अंदाज और तेवर वही था जो आज है। वंदे वंदे, मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को ही केजरीवाल ने अपनी राजनीति का हथियार बनाया। बिजली के कनेक्शन जोड़ते केजरीवाल की ये तस्वीरें साल 2012 की है। वोट करें और फिर से ऐसी एक सरकार इस देश। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। लोग बिजली के बढ़े हुए बिल से त्रस्त थे। बिल न जमा करने पर उनकी बिजली काट दी जाती थी। तब केजरीवाल ने कनेक्शन जोड़ो अभियान शुरू किया। जहां भी किसी की बिजली काटी जाती थी, केजरीवाल वहां पहुंचकर खुद ही कनेक्शन जोड़ दिया करते थे। ये काम भले ही गैर कानूनी था, लेकिन केजरीवाल को इसका काफी फायदा मिला। यही वजह थी कि 2013 में अपने पहले ही चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने सबको चौंका दिया। आम आदमी पार्टी को 70 में से 28 सीटों पर जीत मिली। केजरीवाल अचानक से राजनीति के नए पोस्टर बॉय बन गए। हालांकि उनकी वो सरकार सिर्फ 49 दिनों तक ही चली। जन लोकपाल बिल पास न करा पाने के नाम पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल गिरे तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लेकिन अब उनका राजनीतिक एजेंडा 180 डिग्री बदल गया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इन दिनों में केजरीवाल की ईमानदारी कटघरे में आ गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले केजरीवाल करप्शन के ही आरोप में जेल में है, लेकिन पद से इस्तीफा नहीं दे रहे। पहले कहते थे अगर उनका कोई भी नेता करप्ट होगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा, चाहे वो खुद केजरीवाल ही क्यों ना हो। ये जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं और ये सभी पार्टियों ने मिलकर देश को धोखा दिया है। भ्रष्टाचार करेगा, मेरा बेटा भी अगर कल भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। ये तब की बात है, लेकिन अब केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते हैं और जांच एजेंसियों पर सवाल भी उठाते हैं। अगर बेल मिल जाती है तो फिर ट्रायल पेंडिंग जो पड़ा रहेगा तो उसकी वो अपना सामना करेंगे, उसको उसमें पेश होंगे, उसमें अपनी पैरवाई करेंगे। अगर बेल नहीं मिलती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो, तो इसमें कोई तो लंबी चौड़ी बात नहीं है। और बाकी उनके जो काबिल लॉयर्स हैं वो स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें केजरीवाल जी के बारे में ज़्यादा तो मंथन करने की अब ज़रूरत नहीं है, चूँकि कई दिन नीचे भी चला है केस और फिर अब हाई कोर्ट में आपने देखा है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट जज ने उसको रिजर्व किया ऑर्डर को, देखते हैं क्या ऑर्डर आता है। अभी उनकी पार्टी उनके एब्सेंस में जो लगता था टूट जाएगी, वो अभी मिल के लड़ रही है। आतिशी सड़कों पर बैठी है, तो अभी उपवास भी रख रखा है उन्होंने। सारी पार्टी जुड़ी हुई दिखाई देती है। मेरे को लगता है उनको भी लगता है कि 2025 का जो चुनाव होने वाला है उसके अंदर बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर उतर चुकी है और कांग्रेस भी अब आपका विरोध कर रही है। आपका गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, परंतु मेरे को लगता है असेंबली के अंदर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम आपस में मिलकर नहीं लड़ेंगे। और आप कांग्रेस और बीजेपी एक तीसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो उसका नुकसान आपको होने का ज़्यादा संभावना है, क्योंकि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली जा रही है, उधर बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। और केजरीवाल के जेल में रहने से पार्टी की लीडरशिप पे नुकसान तो पहुंचा है, परंतु पार्टी की स्ट्रैटेजी यही होगी कि केजरीवाल आएँ और पार्टी को जोड़ करके रखें और अपनी समस्याओं को, देश की जो केंद्र की जितना हस्तक्षेप है उसको लेकर के रणनीति बनाएंगे कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में काम नहीं कर पाई है उसका एकमात्र कारण केंद्रीय सरकार है, जिसने इन सरकार को, चुनी हुई सरकार को पंगु बना दिया है। तो उनका आक्रमण सीधा केंद्रीय सरकार पर होगा कि हम काम करने में सफल नहीं हुए क्योंकि हमारे अधिकार छीन लिए गए, हमारे नेता को बंद किया जाए। तो विक्टिम कार्ड प्ले करके केजरीवाल चुनाव में जाएंगे। राजनीतिज्ञ के तौर पर केजरीवाल भी महत्वाकांक्षी है, इसलिए भले ही बीच में कुछ समय के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा अटैक करने से बचते रहे, लेकिन अब उनके तेवर आक्रामक है, खासतौर से अपने करीबी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अपनी गिरफ्तारी के बाद से। केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि वो खुद को मोदी के चैलेंजर के तौर पर प्रोजेक्ट कर पाएं, लेकिन उसके लिए ईडी की बाधा को पार करना होगा।
ईडी के रुख को देखकर लगता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा।